आइए आज हम लोग इक्विलिब्रियम के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है 437 केल्विन ताप पर निर्वात में PCl5 का एक नमूना एक फ्लास्क में लिया गया है। शाम में स्थापित होने पर PCl5 की सांद्रता 0.5 × 10⁻⁻1 मोल पर लीटर पाई गई। यदि Kc का मान 8.3 × 10⁻³ है तो शाम पर PCl3 MCl2 की सांद्रताएं क्या होंगी। तो जो भी जैसे जैसे दिया है उसको वैसे वैसे हम लोग लिखते चले जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए कह रहा है PCl5 गैस ली गई है फ्लास्क में, उससे PCl3 और Cl2 गैस बन रही है। इसके लिए Kc की वैल्यू दिया है, PCl5 का कंसंट्रेशन दिया है और PCl3 और Cl2 का हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए माना PCl3 और Cl2 की सांद्रताएं यक्स मान लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक मोल है, यहाँ भी एक मोल है, तो हम एक ही मानेंगे, ये भी एक मोल है। तो क्योंकि PCl5 का वियोजन PCl3 और Cl2 में होता है तो उसके लिए Kc की वैल्यू अगर निकालें, ये देखिए रिएक्शन ये उल्टा लिख दिया है, ये गलती है, इस तरह लिखना चाहिए। ये PCl5 इधर लिख दिया है तो इसलिए इसको तो है उल्टा लिखना चाहिए, गलत लिख गया है। ये रिएक्शन सही मानिए ऊपर वाली। तो Kc = हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट का x माना है तो x × x अपान रिएक्टेंट PCl5 है, इसका 0.5 × 10⁻⁻1 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² Kc की वैल्यू रख दिया है हमको 0.5 × 10⁻⁻1 और ये इधर आ जाएगा। Kc की वैल्यू दिया है 8.3 × 10⁻³ और ये PCl5 का कंसंट्रेशन इधर आके गुणे में आ जाएगा और ये x² हो जाएगा। तो x आ गया 0.02 मोल पर लीटर। अब देखिए x PCl3 के लिए भी है और Cl2 के लिए भी है, क्योंकि दोनों के एक एक मोल है, इसलिए PCl3 की भी यही कंसंट्रेशन होगी और Cl2 की भी। अतः PCl3 और Cl2 की सांद्रताएं क्रमशः 0.02 मोल पर लीटर होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है लौह अयस्क से स्टील बनाते समय जो अभिक्रिया होती है वो आयरन सेकेंड यानी फेरस ऑक्साइड, फेरिक Fe+3 होता है और फेरस Fe+2 होता है। तो फेरस ऑक्साइड है आयरन का सेकेंड ऑक्साइड का मतलब Fe+2 का ऑक्साइड यानी FeO, क्योंकि ऑक्सीजन का भी -2 होता है। ये देखिए यहाँ पर FeO लिखा है। तो कह रहा है ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयन होता है यानी रिडक्शन होता है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयन होता है एवं इसके धात्विक लौह एवं CO2 मिलते हैं। तो अपचयन होगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो Fe+2 है वो घटेगी। तो Fe+2 घटेगी तो जाहिर सी बात है कि लोहा मिलेगा शुद्ध, क्योंकि लोहे का यहाँ पर 0 होगी ऑक्सीडेशन नंबर, तो +2 से 0 होगी यानी घटेगी। तो ये CO इसका रिडक्शन यानी अपचयन करा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि रिएक्शन क्या होती है, रिडक्स होती है, यानी उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो अगर Fe का रिडक्शन होगा तो CO का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो इसीलिए जो है, तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो CO से CO2 बन गया। कई चीज़ें हमने आपको बताई थी कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये सब जो है ऑक्सीडेशन है।
तो देखिए इस रिएक्शन के लिए हमको क्या क्या दिया है, Kp की वैल्यू दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है, और CO2 का आंशिक दाब और CO का और CO2 का आंशिक दाब दे दिया है, और CO CO2 के सामंपारस्विक दाब क्या होंगे। तो प्रारंभिक आंशिक दाब दिया है, पार्शियल प्रेशर इनिशियल स्टेट में दिया है, और इक्विलिब्रियम पर पूछ रहा है, साम्य पर। तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से हम लोग करेंगे, जैसा दिया है वैसे करते चले जाएंगे। तो पहले रिएक्शन लिख दिया, FeO सॉलिड है, इसकी रिएक्शन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से, तो Fe सॉलिड बनेगा और CO2 गैस बनेगी, जैसा कह रहा है कि मोनोऑक्साइड इसका अपचयन कर रही है Fe का। तो +2 से कम Fe का 0 ही होगा, क्योंकि Fe +1 स्टेज में नहीं पाया जाता। तो गंभीरता से इस रिएक्शन को सोचिए, जो बच्चे अभी पहली बार इंटर में है पढ़ रहे हैं उनके लिए, बाकी तो जनरल आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, हाँ कुछ चीज़ें आप जानते जाइए, जैसे Fe हमारा +2 और +3 दो स्टेज में पाया जाता है, तो +2 होगा या +3, या फिर Fe बन जाएगा 0 हो जाएगा। तो Kp दिया है 0.265 atm, तो प्रारंभिक अवस्था में यानी इनिशियल स्टेज में कंसंट्रेशन क्या है, 1.4 atm कार्बन मोनोऑक्साइड की, और CO2 की 0.80 atm। तो लिख दिया यहाँ पर। अब प्रारंभ में रिएक्शन तो हुई नहीं, तो ये दोनों 0 0 होंगे, तो 0 0 लिख दिया। देखिए रिएक्शन यहाँ होनी चाहिए, थोड़ा खिसक के इधर लिख दिया है। तो ये देखिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा है। CO का PCO का आंशिक दाब है, तो यहाँ CO के पास लिखा, और ये PCO2 का है, तो यहाँ पर इसके पास लिखा, इन दोनों का प्रारंभ में, और CO2 हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए CO2 0 नहीं, FeS 0 होगा। FeO सॉलिड और FeS सॉलिड, ये 0 0 होंगे। देखिए यहाँ गलत दिया है थोड़ा। और PCO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रारंभिक दाब होगा ये वाला, और CO2 का प्रारंभिक आंशिक दाब नहीं आंशिक दाब होगा 0.80 atm। इनका 0 0 क्यों है, क्योंकि ये सॉलिड है। हमने आपको बताया है सॉलिड और लिक्विड, चूंकि इनका दाब ही नहीं, गैस दाब डालती है ना, सॉलिड कहीं दाब डालेगा क्या किसी दीवार पर? गुब्बारे में आप गैस भरेंगे तो दाब डालेगा। अब कमरे में कोई पत्थर रखा होगा तो अपनी जगह पे, कमरे की दीवारों पे दाब थोड़ा डालेगा। तो दाब की बात केवल गैस के लिए करेंगे, तो इसलिए FeO सॉलिड का P और FeS का P यानी आंशिक दाब 0 होंगे। तो ध्यान दीजिए, एक 0 इधर लिखा होना चाहिए, एक यहाँ पर FeS के पास। तो ये देखिए दोनों का, CO2 और CO का ये प्रारंभ में दाब हो गया आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। अब साम्य अवस्था पर, तो साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगा कि मान लीजिए इसका हम साम्य अवस्था पर x माने, इसका साम्य अवस्था पर, ये प्रारंभ में है इतना, प्रारंभ में। अब साम्य अवस्था की अगर बात की जाए, देखिए अब यहाँ एकदम सावधान हो जाइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और विशेष कर से IIT वाले बच्चों के लिए जो JEE मेंस का एग्जाम देंगे, मेंस और एडवांस का, उन बच्चों के लिए विशेष कि इधर माइनस क्यों लिखा गया, इधर x जोड़ा गया, इधर माइनस क्यों किया गया। अभी तक तो हम ये पढ़े कि इधर जोड़ा जाता था, इधर घटाया जाता था, इसमें उल्टा है, ऐसा क्यों है? तो अभी तो देखिए हमें ये पता ही नहीं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी कि पश्च दिशा में जाएगी। ये बात न क्लियर हो तो कैसे क्लियर होगी? उसके लिए हमें पहले QC निकालना पड़ेगा, अभिक्रिया भागफल, रिएक्शन क्वोशिएंट जिसको बोलते हैं। तो जब हम वो निकालेंगे और अगर उसकी वैल्यू Kp से ज्यादा आती है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और अगर Kp QC से ज्यादा आता है तो रिएक्शन आगे चलेगी।
तो अगर Kp ज़्यादा आता है तो इधर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि रिएक्शन अग्र दिशा में जाएगी तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। और अगर Qc ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो पॉजिटिव इस दिशा में लगाएंगे। अब इसमें पॉजिटिव इस दिशा में लगा है तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है, CO का कंसंट्रेशन या CO का पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट यही सब पॉइंट है जो आपको जो है बहुत ध्यान से समझना है। तो देखिए हिंदी वाली बुक में नहीं दिया है तो इंग्लिश वाली बुक से हम आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले जो दिया गया है वो लिख दिया, CO का पार्शियल प्रेशर, इधर CO2 का पार्शियल प्रेशर, और ये दोनों चूंकि सॉलिड हैं, FeO सॉलिड है, देखिए यहाँ पर गैस लिख दिया है, सॉलिड है तो इसको 0 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सॉलिड, यहाँ सॉलिड, तो 0 लिखेंगे। तो हमारे पास बचा क्या, CO2 का पार्शियल प्रेशर बचा और CO का, जो गैस है उन्हीं के लिए पार्शियल प्रेशर लेते हैं, सॉलिड वाले 1-1 हो जाएंगे। तो इसलिए Qp हमारा क्या हो जाएगा, जैसे Qc निकालते थे वैसे Qp हो जाएगा। तो Qp यानी प्रेशर के लिए, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट का P अपान रिएक्टेंट का CO, PCO, यानी प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपान रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो प्रोडक्ट का ये है, रिएक्टेंट का ये, तो आ गया 0.80 अपान 1.4 इक्वल टू 0.571। अब देखिए Kp, इट इज गिवन दैट Kp दिया है 0.265 क्वेश्चन में। अब देखिए 0.65 से ये Qp 0.571 ज्यादा है, चूंकि ये ज्यादा है इसलिए रिएक्शन हमारी पश्च दिशा में चलेगी, बैकवर्ड दिशा में, इसलिए बैकवर्ड साइड में यहाँ पॉजिटिव लिखा है, इसलिए इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। IIT के बच्चों समझो, यही सब गलतियां हैं। केवल NCERT पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा, आप पढ़िए तो कायदे से पढ़ेंगे नहीं, फिर कहेंगे वो NCERT से बाहर आता। अरे NCERT आता नहीं और NCERT से बाहर आता है कह रहे हैं, जब आपको NCERT ही नहीं आ रही। तो इस प्रकार से इधर पॉजिटिव क्यों लिखा गया, इधर निगेटिव, आपको समझ में आ गया। तो अब Kp इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पे। Qp क्या एक विशेष टाइम पे था, लेकिन Kp इक्विलिब्रियम पर, तो PCO2 अपान प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो ये आ गया, Kp दिया है हमको 0.265 इक्वल टू ये हो गया 0.80 माइनस x अपान ये इधर हो गया 1.4 प्लस x। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 0.339। अब CO का साम्य आंशिक दाब कितना होगा, इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर, ये प्रारंभ में दिया है तो इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर कितना होगा 1.4 प्लस x है तो ये जोड़ देंगे x, तो आ गया 1.739। CO2 का क्या होगा, इतना माइनस x, तो इतने में माइनस x घटा देंगे 0.339, तो आ गया 0.46180। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो PCO हो गया, PCO2 की वैल्यू यहाँ पर नीचे लिख दी। इस तरह देखिए क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए हमारी बातों को, देखिए गंभीरता से बातों को समझिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। एक गाना है कि बस एक बार हमारा कहा तो मान लीजिए, NCERT चीज क्या है जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। यानी NCERT आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर देखिए क्या मजा आता है। उसी गाने की देखिए आगे वाली लाइन कितनी प्यारी है कि नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है आसमां को जमी पे उतारना, मुमकिन है आसमां को जमी पे उतारना, और कुछ भी कठिन नहीं है अगर ठान लीजिए, अगर ठान लीजिए और सही रास्ते पे चल पड़े हैं
तो कुछ भी कठिन नहीं, एक ही दिशा में चलिए। विवेकानंद ने कहा है कि आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक ही दिशा में चलना। जैसे पृथ्वी पे जहाँ खड़े हैं और फिर यहीं पर हमें आना है, सीधी रेखा में चलेंगे तो पूरी पृथ्वी घूम करके अपने स्थान पे आ जाएंगे। इधर उधर चलेंगे तो नहीं घूम पाएंगे। तो इसी प्रकार इधर उधर नहीं भागना है एनसीईआरटी से, एक सीधी लाइन मतलब एनसीईआरटी। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 21। कह रहा है अभिक्रिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इस बात का कोई प्रभाव नहीं कि आप अंग्रेजी माध्यम से हैं कि हिंदी माध्यम से, इस बात का प्रभाव है कि आप सही तरीके से एनसीईआरटी पढ़े हैं कि नहीं। हमने भी हिंदी मीडियम से पढ़ा, हम तो अंग्रेजी में एनसीईआरटी समझ भी नहीं पाते अच्छे से, आप लोग तो देख ही रहे हैं पढ़ाने में। तो ज्ञान वो जो जिससे सिलेक्शन होना वो पैमाना आपके पास होना चाहिए। आपको इतिहास नहीं आता है इसलिए कोई अज्ञानी थोड़ा कह सकता है। आपका ज्ञान उस दिशा में होना चाहिए जिससे सिलेक्शन होना है। अब वो ज्ञान जिस दिन आ जाएगा तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपसे ज्यादा आने वाले पड़े रहेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ज्ञान नहीं अर्जित किया जिससे सिलेक्शन होना। तो देखिए कह रहा है अभिक्रिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल का साइन है 2NH3 गैस के लिए 500 केल्विन ताप पर साम्य स्थिरांक Kc की वैल्यू 0.061 है। एक विशेष समय पर मिश्रण का संगठन इस प्रकार है। विशेष समय पर मतलब QC की बात हो रही है, आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए 3 मोल पर लीटर और N2 का एक कंसंट्रेशन है, 2 मोल पर लीटर H2 का कंसंट्रेशन है, 0.5 मोल पर लीटर NH3 का है विशेष टाइम पर। क्या अभिक्रिया साम्य में है? यदि नहीं तो साम्य स्थापित करने के लिए अभिक्रिया किस दिशा में अग्रसित होगी। तो कह रहा है क्या इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या थी? अगर Kc QC के बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है, अगर Kc ज्यादा है QC से तो रिएक्शन फॉरवर्ड है, अगर QC ज्यादा है Kc से तो रिएक्शन बैकवर्ड है। सारी चीजें हमको पता है, अब हम निकाल लेंगे, जैसा आएगा वैसी स्थिति बता देंगे। तो देखिए अभिक्रिया लिखा हमने N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रिवर्सिबल का साइन लगा दिया 2NH3 गैस। तो QC इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट NH3 है, 2 स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, पावर में चला जाएगा अपॉन रिएक्टेंट में। N2 गैस है, H2 गैस है, रिएक्टेंट स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, पावर में चला जाएगा इक्वल टू NH3 का कंसंट्रेशन दिया है 0.5 स्क्वायर हो गया अपॉन 3 2 क्यूब हो गया। इनका भी लिखा, सॉल्व करने पे आ गया 0.0104। अब ये कैलकुलेशन है, इसमें समय बर्बाद करने कोई मतलब नहीं, आप लोग समझें इसको। समय बर्बाद करेंगे कोर्स नहीं पूरा होगा। तो ये हो गया 0.0104। आता है Kc का मान 0.061 है। अब Kc का मान 0.061 है और QC का मान 0.0104 है, यानी QC Kc से कम है, यानी Kc ज्यादा है QC से। तो अभिक्रिया साम्य में तो है नहीं, लेकिन जाएगी किधर? Kc ज्यादा होगा तो अग्र दिशा में, QC ज्यादा होगा तो पश्च दिशा में, Kc QC बराबर होंगे तो साम्य में। क्लियर? तो Kc चूंकि ज्यादा है तो अग्र दिशा में अभिक्रिया अग्रसित होगी, मतलब आगे की ओर जाएगी, उत्पाद की ओर जाएगी, प्रोडक्ट की ओर जाएगी। कितना आसान है, बस थोड़ा समझिए बात को। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रोमीन मोनोक्लोराइड BrCl इसका नाम है। मोनो का मतलब एक, तो ब्रोमीन के साथ एक क्लोराइड है तो BrCl विघटित होकर यानी टूट कर डिसोसिएट होकर के ब्रोमीन और क्लोरीन देता है तथा साम्य स्थापित होता है। कह रहा है इसके लिए 500 केल्विन ताप पर Kc की वैल्यू 32 है। यदि प्रारंभ में BrCl की सांद्रता 3.3 गुणे 10⁻³ मोल पर लीटर हो तो साम्य पर मिश्रण में इसकी सांद्रता क्या होगी। सारे क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं 2BrCl गैस, रिवर्सिबल का साइन, Br2 गैस प्लस Cl2 गैस। अब देखिए प्रारंभ में BrCl कितना है, इतना दिया है मोल पर लीटर में,
अब देखिए, अब यहाँ पर Br2 और Cl2 है, यहाँ पर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, तो इसका आधा इधर है, इसलिए x/2 लिखा है। ये भी x/2 होगा, तो इधर कितना होगा, इधर x का 2 गुना है, 1 मोल है, इधर 2 मोल है, तो इसका 2 गुना है, तो इधर घटाएंगे कितना, इसका 2 गुना घटाएंगे, तो x/2 का 2 गुना क्या होगा, 2 का गुणा, तो 2 2 कटेंगे तो x बचेगा, तो x घटाया। ये गणित ध्यान दीजिए ना, यही गलती हो जाती है, आप लोग गलत सलत घटा देंगे। तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc दिया है 32 इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो ये x/2 हो गया, ये भी x/2 हो गया, और ये हो गया हमारा 3.3 × 10⁻³ माइनस x। सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर। अतः साम्य पर BrCl की सांद्रता कितनी होगी, इतने में ये x घटा देंगे, तो इतना घटा दिया, तो ये आ गया 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। अतः साम्य पर मिश्रण में सांद्रता कितनी होगी BrCl की, 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। यही हमसे पूछा जा रहा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 1127 केल्विन एवं 1 atm दाब पर COMCO2 के गैसीय मिश्रण में साम्य अवस्था पर ठोस कार्बन में 90.55% भारात्मक CO है। ध्यान दीजिए, भारात्मक है, यानी इतना इसका भार है। अभी हम इसका पूरा सिस्टम बताते हैं आपको, हमको तो मोल पर लीटर में रखना है, तो कैसे आएगा ये बात समझेंगे। तो कह रहा उपरोक्त ताप पर अभिक्रिया के लिए Kc के मान की गणना कीजिए, तो अभिक्रिया दे दिया, इसके लिए Kc का मान हमको निकालना। तो अभिक्रिया C सॉलिड प्लस CO2 गैस रिवर्सिबल का साइन 2CO गैस। यदि मिश्रण CO तथा CO2 का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है तब, अब देखिए प्रतिशत में दिया है, तो इसलिए प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में, तो हम 100 मान लेंगे पूरे मिश्रण का भार। भार मतलब द्रव्यमान, पहले देखिए भार लिखा जाता था, अब द्रव्यमान लिखा जाता है। तो 100 ग्राम हो गया, तो 100 ग्राम में CO कितनी है 90.55%, तो CO इक्वल टू 90.55%। अब गैसीय मिश्रण में CO जब इतनी है तो CO2 कितनी होगी, तो 100 में इतना घटा दे तो वही CO2 होगी। CO2 आ गई 9.45 ग्राम। अब देखिए हमको तो मोल पर लीटर में निकालना है, तो मोल कितना होता है, मोल हमारा होता है N बराबर W/m। यहाँ पर ये भार है और ये अणु है, तो अणु भार है, परमाणु है तो परमाणु भार है, आयन है तो आयन का भार है, जो भी होगा यहाँ जो है उसको हम ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे मोल, तो यहाँ पर देखिए CO के मोलों की संख्या, तो भार बटे उसका परमाणु भार, या अणु है तो अणु भार, तो CO अणु है तो अणु भार, तो C का 12, O का 16, 12 16 28, तो 28 का भाग दे दिया। भार बटे परमाणु भार, या अणु है तो अणु भार। CO2 है तो भार बटे अणु भार, भार 9.45 हमने अभी घटा के निकाला है, इसमें से 100 में से इतना घटा के, बटे CO2 का कितना 16, C का 12 प्लस 16 दूनी 32, तो 12 32 44, तो आ गया 0.215। ये मोल आ गए। अब देखिए ये गैस है, अगर ये द्रव होता तो हम इसका सांद्रता निकालते मोल पर लीटर। अब गैस है चूंकि, तो गैस है तो हम इसका क्या निकालेंगे, आंशिक दाब निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे हम, मोल बटे टोटल मोल, जिसका निकालना हो उसके मोल बटे टोटल मोल गुणे कुल दाब, कम बटे ज्यादा गुणे कुल दाब। ट्रिक हमने आपको बताई। तब PCO इक्वल टू जिसका निकालना है वो ऊपर, तो CO का ऊपर बटे ये दोनों का जोड़ के टोटल गुणे
दाब कितना है 1 atm है, हमको क्वेश्चन में दिया है। तो इस प्रकार से PCO आ गया, CO का पार्शियल प्रेशर। इसी प्रकार CO2 का आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर, CO2 का निकालेंगे तो CO2 का ऊपर बटे टोटल गुणे 1 atm 0.062 atm। अब Kp इक्वल टू प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपान रिएक्टेंट का, CO के चूंकि 2 मोल हैं तो P का स्क्वायर होगा, इसका 1 मोल है तो 1 का स्क्वायर होगा। ये सॉलिड है तो सॉलिड दाब डालता नहीं तो उसको रखेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने Kp इक्वल टू PCO स्क्वायर अपान PCO2, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट CO के पहले 2 का गुणा है, जो गुणा है वो पावर में जाएगा। तो ये आ गया 0.938 का स्क्वायर अपान 0.062 बराबर आ गया 14.19। अब देखिए Kp इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा n होता है, तो अगर हमें KC निकालना है तो डेल्टा n पता होना चाहिए। डेल्टा n का मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के गैसीय अणुओं के मोलों की संख्या, गैसीय अवस्था में उपस्थित परमाणु अणु या आयन के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर क्या है, गैस के रूप में 2 मोल CO के हैं, 1 मोल CO2 का है, तो 2 में 1 घटाएंगे। प्रोडक्ट के मोलों में रिएक्टेंट के गैस के मोल घटाएंगे, तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Kp इक्वल, यहाँ पर डेल्टा n 1 आ गया। Kp इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा n, R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है। क्यों? एटीएम में प्रेशर दिया है तो R की वैल्यू जो एटीएम वाली है वो रखेंगे, और टेम्परेचर दे दिया है 1127 केल्विन, हमेशा केल्विन में ही वैल्यू रखेंगे, चाहे फिजिक्स पढ़ें चाहे केमिस्ट्री पढ़ें। एक जगह थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन उसमें भी आप जब चेंज रखेंगे तो चेंज में चाहे सेंटीग्रेड में रखिए चाहे केल्विन में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चेंज का मतलब है दोनों को घटाया जाएगा। तो जब हम सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो दोनों तरफ 273 जोड़ेंगे, तो जब घटेगा तो वो 273 तो घट गया, तो फर्क क्या पड़ा, तो उसमें चाहे जोड़े चाहे ना जोड़े। तो एक कंडीशन आएगी, बाकी कुल मिला के आंख मूंद के याद कर लीजिए, सब जगह जोड़ा जाएगा। तो ये आ गया KC इक्वल टू KP अपान RT। तो KP अभी हमने निकाला 14.19 बटे R की वैल्यू दे दिया है, T की वैल्यू यहाँ है तो आ गया 0.153। तो KC का मान कितना आ गया? 0.153 आ गया। अब देखिए आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। तो हमसे कह रहा है कि 298 केल्विन पर NO एवं O2 से NO2 बनती है, ये रिएक्शन भी दे दिया। NO गैस प्लस हाफ O2 गैस रिवर्सिबल का साइन NO2 गैस। अब हमसे कह रहा है कि डेल्टा FG0 NO2 यानी मानक मुक्त ऊर्जा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा NO2 की कितनी है? 52.0 किलो जूल पर मोल। इसी प्रकार NO की कितनी है? 87.0 किलो जूल पर मोल। O2 की कितनी है? 0 किलो जूल पर मोल दिया, 0 दिया। O2 की 0 क्यों दिया है? कुछ दिमाग में बात आ रही है? हमने जब पढ़ाया था चैप्टर तो आपको बताया था कि जो तत्व प्रकृति का अवस्था में जिस रूप में रहते हैं उनकी मानक ऊर्जा जो होती है वो 0 मानी जाती है। जैसे O2 ऑक्सीजन O2 के रूप में रहती है, हाइड्रोजन H2 के रूप में रहती है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में रहता है। तो इनकी मानक ऊर्जा जो होगी उसको 0 लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन लिख दी। अब अभिक्रिया के लिए डेल्टा G0F कितना होगा? अभिक्रिया के लिए तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के लिए गिव्स फ्री एनर्जी। तो प्रोडक्ट का कितना है? डेल्टा G0 NO2 के लिए माइनस डेल्टा G0 डेल्टा FG0 NO के लिए माइनस डेल्टा FG0 CO2 के लिए, CO2 नहीं O2 के लिए। थोड़ा देखिए मिस्टेक है, इसको O2 के लिए होना चाहिए, C गलत लिखा है। अब देखिए ये और ये पूरा ब्रैकेट में प्लस में रहेगा, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, थोड़ा शार्ट में लिखा है।
तो ये आ गया इसके लिए NO2 के लिए कितना 52, तो 52 माइनस ये 87 है माइनस ये 0 है, तो ये आ गया -35 किलो जूल पर मोल। डेल्टा G नॉट F अभिक्रिया का आ गया, ये अलग अलग यौगिकों का दिया था, यहाँ पर अभिक्रिया का आ गया, यहाँ कंपाउंड का दिया था। अब डेल्टा G नॉट एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, डेल्टा F G नॉट -35.0 किलो जूल पर मोल। अब देखिए साम्य स्थिरांक क्या होगा। साम्य स्थिरांक का पीछे कोई क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.303 RT log Kc, ये पढ़ा है, तो ये इधर वाला माइनस इधर लिख दिया है, कोई फर्क नहीं उससे। तो ये देखिए माइनस और डेल्टा G नॉट की वैल्यू है माइनस में -35 इक्वल टू 2.303 इंटू R की वैल्यू, चूँकि ATM में है तो वही वाली वैल्यू रखेंगे, तो 0.008314 किलो जूल को चूँकि जूल में बदला है तो इसलिए ये वैल्यू जो है यहाँ पर जूल वाली लिखा है, तो 1000 का गुणा हुआ है, तो ये दशमलव ये 3 अंक खिसक गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये T की वैल्यू 298 केल्विन, ये देखिए क्वेश्चन में दिया log Kc सॉल्व किया तो log Kc बराबर 6.314 आ गया। अब Kc इक्वल टू NT log 6.134, तो हमने आपको बताया था कि जो दशमलव के मतलब जो पूर्ण संख्या है वो 10 के पावर में चली जाती है, तो ये 6 हमारा 10 की पावर 6 हो जाएगा, और ये हमारा जो है 134, तो ये लगभग जो है 1.364 आप निकालेंगे तो आएगा, तो ये Kc आ गया 1.365 इंटू 10⁻6, अतः साम्य स्थिरांक 1.365 इंटू 10⁻6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर log, एंटी log, साइन, कास और ये आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे बाद में बनाएंगे ताकि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें। जब तक आप नहीं सीखेंगे तो हमारे सिखाने का विशेष मतलब नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चूंकि 10 में पढ़ाया गया है इसलिए हम यहाँ अभी बता नहीं, मोटी मोटी बात बता रहे हैं कि नीट में जो क्वेश्चन आए तो 10 की पावर 6 लगा हो तो आप उसी को टिक करें, ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े। बाकी जब पूरा फुल बताएंगे कि कहीं भी पॉइंट का भी त्रुटि ना हो तो उसको एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का, साइन, कास, इन सब का, ये सब वीडियो हम आपको बनाएंगे, log, एंटी log का सब। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक साम्य में जब आयतन बढ़ाकर दाब कम किया जाता है तब बतलाइए कि अभिक्रिया के उत्पादों के मोलों की संख्या बढ़ती है या घटती है या समान रहती है। तो दाब कम करके आयतन बढ़ाना है, जाहिर सी बात है कि आयतन बढ़ाएगा तो दाब कम ही होगा, आयतन बढ़ाकर दाब कम किया जाता है। तो जब आयतन बढ़ाएंगे तो चूंकि आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, हमने आपको समझाया था और फिर समझाए दे रहे हैं। PV इक्वल टू NRT, अगर मोल एक निश्चित लिए जाए तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, R हमारा कांस्टेंट है ही, और एक निश्चित तापमान पर लेंगे तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये सब कांस्टेंट हो गए, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो P समानुपाती हो जाएगा 1/V के, यानी P V के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। तो दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, तो आयतन बढ़ा करके दाब कम कर रहा है। तो देखते हैं, तो देखिए दाब बढ़ाने पर जिधर दाब कम होगा तो उधर रिएक्शन जाएगी, क्योंकि दाब को न्यूट्रलाइज करना है लासातेलिए सिद्धांत के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है कि जिधर रिएक्शन जाएगी दाब बढ़ाने पर उसका उल्टा बोल देना है हमको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो देखिए यहाँ पर PCl
H2 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए इधर 2 मोल है प्रोडक्ट में, इधर रिएक्टेंट का 1 मोल है। तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो 2 मोल 1 मोल की तरफ जाएगा, जिधर ज्यादा होगा उधर से कम। तो दाब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो जाहिर सी है आयतन कम करने पर फॉरवर्ड जाएगी, उसी का उल्टा कर देना। तो वही कह रहा है चूंकि अभिक्रिया का आयतन घटता है अतः दाब, देखिए ये गलत लिख दिया है, इसको इस तरह समझिए और समझ करके आप लोग आंसर दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो गई, गलत लिखा है। यहाँ पर देखिए इधर 2 मोल है, 1 मोल PCl3 का, 1 मोल Cl2 का, इधर 1 मोल है। तो इधर दाब ज्यादा, अगर हम दाब लगाएंगे तो इधर प्रभाव ज्यादा होगा, तो क्रिया किधर जाएगी? विपरीत। तो दाब बढ़ाने पे विपरीत जाएगी, तो आयतन बढ़ाने पर आगे की ओर जाएगी, दाब का उल्टा। दाब बढ़ाने पे विपरीत, तो आयतन घटाने पे अग्र दिशा में। तो साम्य अग्रीय दिशा में अग्रसित होगा, इसलिए PCl3 और Cl2 अधिक बनेंगे। ये लाइन गलत है। दाब इसको लिखना चाहिए कि चूंकि दाब बढ़ता है अतः आयतन कम होगा, ये दोनों को कम कर दिया है, घटा रहा है, इसलिए लाइन गलत है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रेशर इज डिक्रीजेज, ली चैटलियर प्रिंसिपल से कह रहा है प्रेशर इज डिक्रीजेज देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज इज मोर। अगर दाब को कम किया जाए तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के मोल ज्यादा है। तो देखिए दाब कम करेंगे तो इधर जाएगी और दाब बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड जाएगी। तो वही तो दाब कम करने का मतलब आयतन बढ़ाना है, तो रिएक्शन किधर जाएगी? अग्र दिशा में। वही लिखा है, उसमें थोड़ा सा गलत है, इसमें थोड़ा सा गलत है। अब ध्यान दीजिए, फिर आप गलती मत करिएगा। दाब की चूंकि बात हो रही है इसलिए गैस के मोलों की बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड अगर कमरे में रखा हो तो दीवार पे दाब नहीं डालेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखिए यहाँ सॉलिड आया है तो गलती मत करना। अब ये मोल नहीं लिए जाएंगे सॉलिड के, तो देखिए अगर दाब बढ़ेगा तो CO2 से प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर दाब कम करेंगे यानी आयतन बढ़ाएंगे, आयतन बढ़ा करके बात कर रहा है, तो आयतन बढ़ाएगा मतलब दाब कम करेगा तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड, पश्चिम दिशा में। दाब बढ़ेगा तो चूंकि रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं गैस के, इधर नहीं है गैस, तो रिएक्शन इधर जाएगी। लेकिन दाब कम करेंगे तो जो इधर बना होगा वो उलट के इधर चलने लगेगा, तो इसलिए बैकवर्ड जाएगी। देखिए कह रहा है अभिक्रिया का आयतन घटता है क्योंकि CO2 गैस अवशोषित होती है, अतः दाब कम होगा और साम्य प्रतीप दिशा में जाएगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए उत्पाद के मोल की संख्या घटेगी, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी प्रकार इसको देखते हैं, नीचे लिखा गया है तो अब ऊपर नहीं देखते हैं। यहाँ पर देखिए Fe सॉलिड से ये 4H2O गैस, Fe3O4 सॉलिड से 4H2O गैस। अब ये सॉलिड वाले ध्यान नहीं देना है, देखिए केवल गैस को देखना है। तो गैस में देखिए 4 मोल इधर भी हैं, 4 मोल इधर भी हैं गैस के। तो जब दोनों तरफ 4 मोल हैं यानी दोनों तरफ दाब लगाएंगे तो बराबर रहेगा। तो अब दाब लगाएं माने दाब बढ़ाएं चाहे आयतन घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए लिखा है दाब घटने से अभिकारक Fes और Fe3O4 का दाब नहीं घटता। क्यों? क्योंकि ये दोनों सॉलिड है, नहीं घटता। H2O एवं H2 का आयतन समान अनुपात में है, अतः दाब घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब दोनों तरफ आयतन बराबर है या दाब बराबर है, मोलों की संख्या बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए कितना अच्छा, मजा आ जाएगा अगर आप लोग सही से पढ़ाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।
आज बस यहीं तक।